अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। ये वही विधानसभा है जहां नीतीश कुमार ने 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी और ये वही विधानसभा का पोर्टिको है जहां पिछले बजट सत्र के दौरान मीडिया पर्सन्स ने सीढ़ियों पर चढ़ते हुए नीतीश कुमार से पीछे पलटने की आवाज लगाई थी ताकि वो उनकी हाथ हिलाते हुए तस्वीरें उतार सकें। नीतीश के जीवन में अब ये लम्हे फिर नहीं आएंगे। उन्होंने आज ही राज्यसभा के लिए नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया है। इससे पहले आज सुबह ही उन्होंने ड्रामाई अंदाज में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऐलान किया कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। आज यानी 5 मार्च की तारीख महज इत्तेफाक नहीं थी। बहुत सोच समझकर आज का दिन नीतीश की सियासी विदाई के लिए तय किया गया था। राजधानी पटना की सड़कें लगभग सुनसान थीं और लोग होली मनाने के लिए अपने गांव घर गए हुए थे। जो ट्वीट नीतीश की तरफ से आज किया गया, अगर वो किसी और दिन किया गया होता तो पुलिस और प्रशासन के लिए जदयू कार्यकर्ताओं को संभालना शायद नामुमकिन हो जाता। फिर भी पार्टी कार्यकर्ताओं के थोड़े बहुत हंगामे के बाद सीएम आवास और उसके आसपास के इलाकों को सील कर दिया गया। अमित शाह के पटना में होने और वीआईपी मूवमेंट के नाम पर कई रास्ते बंद कर दिए गए। इसके साथ ही नीतीश अतीत का हिस्सा बन गए। वो नीतीश जो कभी पीएम मटेरियल थे, वो नीतीश जो कभी नरेंद्र मोदी की यहाँ की किरकिरी थे, और वो नीतीश जो कभी विकास पुरुष तो कभी पलटू राम कहलाए, अब पूर्व मुख्यमंत्री आवास के किसी कोने में पाए जाएंगे। वो राज्यसभा में कोई सक्रिय भूमिका निभा पाएंगे, इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। पिछले बजट सत्र के दौरान विधान परिषद की कार्रवाई को कवर करते हुए मैंने प्रेस गैलरी से कई बार नीतीश कुमार को सदन में बैठे हुए देखा है। नीतीश कुमार सदन में आकर थोड़ी देर के लिए अपनी सीट पर बैठते थे, अपने आप में खोए खोए से रहते थे, अजीबोगरीब तरीके से सदस्यों को देखते रहते थे और फिर अचानक उठकर चले जाते थे। जिस रोज राजद के कारी मोहम्मद सुहैब ने बिहटा के गांव में मुस्लिम परिवारों पर बजरंग दल के उत्पात का जिक्र किया था, उस वक्त नीतीश कुमार सदन में मौजूद थे। कारी सुहैब ने हाथ जोड़कर अपने सामने बैठे नीतीश से पीड़ित परिवारों को इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई थी, लेकिन नीतीश कुमार कारी सुहैब की तरफ देखते हुए सिर्फ मुस्कुराते रहे। एक दिन तो नीतीश कुमार बिना वजह धीरे धीरे ताली बजाने लगे थे। कमाल की बात तो यह है कि जिस भारतीय जनता पार्टी को नीतीश ने बिहार में जड़ें जमाने और फलने फूलने का मौका दिया, उसी ने नीतीश को मिट्टी में मिला दिया। इससे भी कमाल की बात तो यह है कि अपनी पार्टी के जिन नेताओं को नीतीश ने आगे बढ़ाया, उन्होंने ही भाजपा के साथ मिलकर नीतीश की जड़ें खोद दी। नीतीश के पतन में 2 कारण महत्वपूर्ण हैं। एक उनकी सेहत, दूसरे भाजपा के साथ गठजोड़। बिहार में अचानक आए राजनीतिक परिवर्तन को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। हम अपने व्यूअर्स के लिए आदित्य मोहन के फेसबुक पोस्ट को शेयर करना जरूरी समझते हैं। आदित्य मोहन लिखते हैं कि मैं नीतीश को लोकतंत्र के हत्यारे के तौर पर याद करूंगा। नीतीश बिहार की लोकतांत्रिक व्यवस्था के वो गुनाहगार हैं जिसने हमेशा बिहार के जनादेश को छला है। 3 महीने पहले जिस आदमी ने अनेकानेक झूठे वादे कर पूरे बिहार को अपने नाम पर वोट दिलवाया था, आज बिहार की कुर्सी भाजपा को छोड़कर अपने बेटे को सेट करने और अपने रिटायरमेंट के लिए चल दिया। आदित्य मोहन आगे लिखते हैं कि क्या 3 महीने पहले बिहार की जनता ने सम्राट चौधरी, निशांत कुमार, नितिन नवीन, संजय सरावगी या संजय झा के नाम पर वोट दिया था? महिलाओं से 2 लाख रुपए का वादा नीतीश जी का था। फिर नीतीश जी ने इन नेताओं के लिए चुनाव क्यों लड़ा, जब उन्हें पता था कि वो अब अस्वस्थ हैं और अब उन्हें रिटायर होना है। हम यहाँ अवेश तिवारी के फेसबुक पोस्ट को भी शेयर करना जरूरी समझते हैं। अवेश तिवारी नीतीश के बारे में कहते हैं कि ये व्यक्ति लोकतंत्र का गुनाहगार है, ये व्यक्ति बिहार का गुनाहगार है, ये व्यक्ति समाजवाद का गुनाहगार है। नीतीश का हश्र यही होना था। देश को फांसीवादी, जनविरोधी, अकर्मण्य, नफरती ताकत के हाथों में गिरवी रख देने में नीतीश का योगदान सबसे ज्यादा है। जो व्यक्ति सामाजिक न्याय का हीरो होता था, विलेन बन गया। अब थोड़ी सी बात मुसलमानों के नजरिए से भी कर लेते हैं। नीतीश मुसलमानों के भी गुनाहगार है। नीतीश ने सीए, एनआरसी से लेकर वक्फ संशोधन कानून तक मुसलमानों के साथ धोखा किया। वक्फ संशोधन कानून को लेकर एक तरफ जहां वो खुद खामोशी अख्तियार किए रहे, वहीं उनकी पार्टी के लीडर ललन सिंह ने लोकसभा में जोरों शोर से बिल की हिमायत की।
देवेश चंद्र ठाकुर ने तो यहाँ तक कहा कि वो मुसलमानों का काम नहीं करेंगे क्योंकि मुसलमानों ने उन्हें चुनाव में वोट नहीं दिया। नीतीश भले ही 8,500 कब्रिस्तानों की घेराबंदी का दावा करते रहे हों और कुछ मज़ारों पर चादरें चढ़ाते रहे हों, लेकिन अंदर ही अंदर मुसलमानों के खिलाफ माहौल उन्हीं के दौर में पला बढ़ा। मॉब लिंचिंग और बलात्कार की घटनाएं हुई। हद तो यह है कि किसी पीड़ित को इंसाफ नहीं मिला। उर्दू संस्थाएं दम तोड़ गई, यहाँ तक कि सरकारी कार्यक्रमों के बैनरों तक से उर्दू बाहर हो गई। अख्तरुल इमान जैसे लीडरों से पूछिए कि उर्दू और मुसलमानों का कितना बड़ा नुकसान नीतीश के कार्यकाल में हुआ। बिहार की 18% आबादी यानी मुसलमानों के नजरिए से अब नीतीश के सीएम नहीं होने का क्या मतलब है, इसे जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं बिहार लोक संवाद के कंसल्टिंग एडिटर समी अहमद के पास। जहाँ तक मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार का जाना, मतलब बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटने का क्या मतलब है, तो इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। बतौर पत्रकार मैं समझता हूँ कि दोनों तरीकों की बात सुननी चाहिए। पहले बात तो यह है कि बहुत से लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों का बहुत भला किया है। मिसाल के लिए मदरसा के जो टीचर्स थे उनकी तनख्वाह को बेहतर किया, या और भी बहुत सारे कब्रिस्तान की घेराबंदी का दावा रहता है उनका नीतीश कुमार का, बराबर वो उसके नाम पर वोट भी मांगते रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन ऐसी छोटी छोटी बातों या बड़ी बातों जो आप कहिए, वैसे उनका एक इशारा ये भी रहता है नीतीश कुमार का कि उन्होंने दंगों को रुकवाया। हालांकि इस बात में दम नहीं है क्योंकि दंगे पहले रुक चुके थे नीतीश कुमार के वक्त में, से पहले लालू प्रसाद के और राबड़ी देवी के ज़माने में ही। हाँ, कुछ कुछ छिटपुट घटनाएं या बड़ी घटनाएं तब भी हुई, अब भी हुई, नीतीश कुमार के वक्त में भी हुई। जैसे बिहार शरीफ का मामला आप जानते हैं कि वहाँ मदरसा अज़ीज़िया में किस तरह से आग लगाई गई और कैसे वहाँ पे जो नादिर मखतूतात थे, वहाँ के जो बहुत ही नादिर किताबें थी, दुर्लभ किताबें थी, उनको जलाया गया। और भी कई जगह औरंगाबाद का मामला है, कई जगह और के बारे में बात की जा सकती है, कुछ जगहों में मॉब लिंचिंग की भी बात की जा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार को सिर्फ इन्हीं बातों के लिए याद किया जाएगा? मेरे ख्याल से एक दूसरा पहलू यह है कि नीतीश कुमार को इस बात के लिए भी याद किया जाएगा कि आखिरकार उन्होंने एक बीजेपी हुकूमत की बुनियाद मजबूत की, उसकी बुनियाद डाली। धीरे 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 सीधे नहीं आई बीजेपी की सरकार, लेकिन आखिरकार बीजेपी की सरकार आई और उन्होंने अपना जो मकसद था, एक तरह से कहा जाए राज करने का, मुख्यमंत्री होने का, और उन्होंने आज इसके चर्चा भी किया, इस बात की चर्चा भी की कि वो चारों सदन के सदस्य होना चाहते थे, तो उनका मकसद साफ समझ में आ गया। और वो जो बिहार की सेवा की बात है, तो जो रहेगा कुछ न कुछ सेवा तो करेगा ही। लेकिन मुसलमानों की जहाँ तक बात है, उसमें साफ तौर पर अब ये देखने को मिलेगा कि अब जो बीजेपी की सरकार यहाँ आ रही है, जिसके बनाने में नीतीश कुमार का हाथ बिला शक है, क्योंकि ये दो तरह की बात कही। एक तो कि उन्होंने बीजेपी को मजबूती दी, दूसरी बात है कि उन्होंने आरएसएस को फैलने का पूरा मौका दिया, हर तरह से उसकी मदद की गई। और खुद नीतीश कुमार के बारे में कहा गया कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व पे चल रहे थे। तो मुसलमानों के लिए असली बात यह है कि नीतीश कुमार ने अपने मुख्यमंत्री काल में जो किया तो किया, अच्छा या बुरा उसका आकलन हो सकता है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से बीजेपी सरकार की यहाँ बुनियाद डाली, वो मुसलमानों के लिए आगे आने वाले दिनों में परेशानी का सबब बन सकता है, जैसा कि दूसरे राज्यों में हुआ है। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।